नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सुनने में आया कि कोई वहाँ का अयोध्या का कोई संत या साधु अपने को कहने वाला वो भारत के संविधान की प्रतियां पढ़ रहा था। ज़्यादा समाचार अब वो अनवेरिफाइड समाचार है अब ज़्यादा, लेकिन शायद बीजेपी ने भी शायद उसकी निंदा की है और कुछ लोग जो है FIR की भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक पूरा समाचार मिल नहीं जाता, लेकिन भारत के संविधान का अपमान तो किया है, ये खबर तो सही है। अब वो प्रति फड़ा है कौन है और वाकई में वो अयोध्या में जो पुजारी है या संत है क्या है, अभी ये सब मैंने वो सत्यापित होना बाकी है। लेकिन जो कोई भी हो, सवाल इस बात का है कि ये नहीं कि किसने फाड़ा है, वो पुजारी है, संत है। और ये भी समाचार मिला कि वो कह रहा था कि हम इस संविधान को फाड़ दो, हटा दो, जला दो और मनुस्मृति लाओ इत्यादि जो बातें वो कर रहा था। सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान इस देश के लिए गीता, रामायण, कुरान से भी बढ़ के है और हर एक नागरिक को और यहाँ तक कि जितनी भी संवैधानिक हस्तियाँ हैं उसकी एलिजियंस की, उसकी भक्ति की, उसके पालन की और उसके रक्षा की सबक लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे तत्व जो है प्रतियों को फाड़ करके सरेआम भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। सवाल सिर्फ जो है अपमान करने वालों तक ही नहीं है। जब से ये मोदी सरकार आई है तब से देश विरोधियों के और इस भारत राष्ट्र के जो स्तंभ है, भारत के संविधान है इत्यादि है, भारत की संप्रभुता है, इस पर आक्रमण करने वालों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। यह देश ने देखा है। कुछ लोग ढक सकते हैं कि भाई कि हमने बालाकोट स्ट्राइक की, हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को घुस मारा और चीन को भी शिकस्त दिया, वो उसकी भी सेना पीछे हट गई। देखिए, इस विषय में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया है और ये देश को और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है, पूरे देश को जानना जरूरी है कि हमारी सेना विश्व में सबसे ताकतवर है, सबसे अधिक सक्षम है, बशर्ते इसको उस अनुसार जो है वो हथियार मिले, वो इक्विपमेंट मिले और वो जो वेपनरी सिस्टम है जो उच्च कोड का उसको मिले और उसके हाथ
खोल दिया, तो उसके हाथ खोल दिया जाए, यानी कोई बंदिश ना हो, तो विश्व की कोई सेना इसको जो है वो परास्त नहीं कर सकती। ये सभी लोग जानें। सन 1962 में जो गद्दार बैठा था जवाहरलाल नेहरू, उसने हमारी सेना के हाथ पाँव बांध रखे थे। और जहाँ तक कि सेना को हथियार मुहैया कराने की बात थी, तो इसके पहले वाले एपिसोड में, ठीक इसके पहले नहीं, शुरुआती के वाले एपिसोड में ये स्पष्ट किया गया था, जब ये प्रधानमंत्री बना था तो उसमें सेना के तीनों अंग नहीं थे, बल्कि जनरल जो है वो एक ही रहा करता था। वो जनरल था राय बूचर। राय बूचर जो है इस नेहरू के पास गया तो कहा कि सर, हम जो है अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहते हैं, ये हमारी योजनाएं हैं। ये गद्दार नेहरू जो कि प्रधानमंत्री था, देश का गद्दार, वो राय बूचर अपने सेनाध्यक्ष राय बूचर को भगा दिया कि हमको सेना को आधुनिक बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश है, सेना की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक ये गद्दार नेहरू था सत्ता पर, प्रधानमंत्री के पद पर, उसने एक सुई भी, मैंने सेना के लिए एक सुई भी नहीं बनने दिया। यार देखिए वो कितनी बड़ी गद्दारी, अपनी सेना के लिए हथियार के नाम पर एक सुई भी नहीं बनने दिया ये गद्दार नेहरू। और उसी का दुष्परिणाम जो है, हमारी सेना जो है बड़ी अपमानजनक ढंग से उस हार का अपमान जो है सेना ही नहीं पूरा देश ने देखा। तो कहने का तात्पर्य कि हमारी सेना जो है पूरे विश्व में सबसे ताकतवर है, सबसे सक्षम है, और किसी को भी, किसी भी सेना को शिकस्त देने के काबिल है, बशर्ते इसको जो उचित जो है हथियार और वेपनरी सिस्टम और इसके हाथ खोल दिए जाए। तो उसी सेना के शौर्य और पराक्रम के पीछे ये कायर मोदी सरकार जो है, या मोदी जी जो है, अपना सर छिपाते हैं। तो शौर्य और पराक्रम जो है अपनी सेना का है, न कि मोदी जी का है। और इनके सरकार में 2 मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। ये बहुत मान्य उत्कृष्ट मान्य मंत्री हैं और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। इनके भी कामों को दिखा करके ये मोदी सरकार या मोदी जी अपना सर छुपाते हैं। और एक इनके जो सिपह सालारों का तर्क रहता है कि हमने जनधन योजना, गरीबों की जनधन है, उज्ज्वला है और सौभाग्य है, और गरीबों को मकान है, और वो किसानों को जो है जो ये पैसा दे रहे हैं खाते में, इसको गिनाते हैं। इनको नहीं भूलना चाहिए और देश को भी जानना चाहिए कि इस जीएनपीसी ने भी गरीबों के नाम पर 15-16 हज़ार योजनाएं वो चलाई हुई थी, और आज भी चल रही हैं। लेकिन वो योजनाएं, उन योजनाओं की जानकारी न तो उन जो है जो पात्र या गरीब भारतीय भाई बहनों को है, और उन योजनाओं का लाभ जो है इसी जीएनपीसी के चमचे, उस दलाल जो है वो खा जाते हैं, और उन पात्र भारतीय भाई बहनों को, या उन गरीब या मजलूम भारतीय भाई बहनों को कुछ मिल नहीं पाता। ये मिलता भी है तो नाम मात्र को मिलता है। मतलब कि गरीबों के नाम पर जो योजना है वो गरीबों को मिल पाती कि नहीं मिल पाती है, उसी रूप में वह लागू हो पाता है कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या अमल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्प्लीमेंटेशन, वो होता कि नहीं होता है, इस पर मोदी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और सारा दुखड़ा वहीं पर होता है। जैसे राशन कार्ड ही ले लीजिए। अब राशन कार्ड जो है
काफ़ी कुपात्रों को मिला हुआ है, और जिनको मिलना चाहिए जिनको मिलना चाहिए उनका राशन कार्ड बना ही नहीं है। तो फिर जिन गरीबों के लिए स्कीम बनाई जाती है तो फिर उनको लाभ कहाँ मिला? कुछ लोग कह सकते हैं अरे साहब अब मान लीजिए 2-4%, अब पता नहीं 2-4% है कि 10% है कि 50% है। जब इस तरह की धांधली है और देश का यदि 4% भी गरीब यदि छूट जाता है तब भी इस देश के लिए जो है वो शर्म की बात है। तो इन गरीबों के नाम पर योजनाओं की कोई कमी नहीं है। वो योजनाएं यानी किस तरह से लागू हो रही हैं, ये इसका लाभ जो है उनको मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है उसका अमल, उसका वो जो है इम्प्लीमेंटेशन। तो सिर्फ योजनाओं की घोषणा से कुछ नहीं होता है। और ख़ास करके सिलेंडर यानी गैस का चूल्हा तो मैंने आपने फ्री में दे दिया, और सिलेंडर इतना महंगा कहाँ से लाएंगे वो? तो सवाल इस बात का देखिए करना ये था कि हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, एक तो आबादी जो है वो नेतृत्व रखते। उस समय आबादी हमारी जो 30 करोड़ से भी कम थी, आज 135 करोड़ के ऊपर है। आज हमारी आबादी यदि 30 करोड़ ही रहती तो 30 करोड़ के लिए सारी शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके लिए रोजगार और उसकी आर्थिक स्थिति, हर चीज़ को मजबूत करना जो है वो आसान है। अब 30 करोड़ के स्थान पर 135 करोड़ अब लेके जो है वो क्या करेंगे? तो पहले तो इस जीएनपीसी ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अब इसीलिए अब आपने देखा होगा कि इसी जीएनपीसी ने यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाइयों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व है उनके जरिए ये सिखाया पढ़ाया कि आबादी बढ़ाओ। पता नहीं कुछ ऐसे भी वो बददिमाग होंगे कि भाई आबादी बढ़ाओ तो मेरा शासन आएगा। तो खैर, तो इस जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले मैंने भारतीय भाई बहनों का आबादी बढ़ाने की बहुत बड़ी वो साजिश किया, और वो इस तरह की क्या ये मानसिक दबाव भी डाला कि यदि आप आबादी नहीं बढ़ाएंगे तो बाहर से भी बुलाएंगे, वो बांग्लादेश से भी बुलाएंगे, रोहिंग्या को बुलाएंगे। और ऐसा उसने किया भी। सारे वो घुसपैठियों को किसी ने बुलाया और अपने वोट बैंक में जो इजाफा किया। रोहिंग्या को बुलाया, उसको बसाया, सारे फर्जी यानी कागज भी वो बनवा दिए इसने। तो बात हो रही थी आबादी की। तो यदि आबादी सीमित रहती तो उसको एक सुखी और सम्मानजनक जीवन देना काफ़ी आसान था। अब 30 करोड़ के स्थान पर 135 करोड़ को आप क्या देंगे? उसको भोजन देंगे, उसको जो है रोजगार, उसको सम्मानजनक जीवन, बिल्कुल मुश्किल है। तो इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने इस देश को लूटा। इस देश की जो बॉडी पॉलिटिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तार किया। गरीबों और मजलूमों को के नाम पर तो पूरी राजनीति की, लेकिन उनको सबसे अधिक छला उनको जो है अंग्रेज़ों के समय की से भी बदतर जो है वो दोजख भरी जिंदगी, वो गुलामी, मतलब वो नारकी जीवन दिया इनको। सारी संस्थाओं को बंधक बनाया और इस देश को बेतहाशा इतना लूटा कि जितने भी आक्रामक आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, जितने भी शक आए, हूर आए, और वो कौन आया था? नादिर शाह आया था, लुटेरा। अंग्रेज आए, लूटे।
सबकी लूट को यदि जोड़ दिया जाए और उसमें मुद्रास्फीति का कारक भी लगा दिया जाए, तब भी उस लूट का हजारों लाखों करोड़ों गुना इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने इस देश को लूटा है सिर्फ वह 60-70 सालों में। इतनी बड़ी डकैत, लेकिन इतनी बड़ी डकैत की जानकारी तो है, और उस डकैत को दंडित करने के लिए या दंडित का ऐसे डकैत को तो दंडित क्या मतलब, उसको देश से बाहर करने की आवश्यकता है। अब बाहर जो है वो करेगा कौन? उसको तो वोट मिल रहा है, वो सरकार बना रही है, उसका जो है वो राहुल गांधी जो है तमाम बिल्कुल ठाठ से घूम रहा है वो इस देश में। लोग उसकी वो सभाओं में जा रहे हैं। केरल के हमारे भारतीय भाई बहन जो है 20 लोकसभा में से 18 जो है वो जितवा करके भेज रहे हैं। पंजाब में उसकी सरकार है, राजस्थान में उसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है, और झारखंड और महाराष्ट्र में उसकी जो है उसकी साझा वो सरकार है। इतने उसके एमएलए हैं, उसके एमपी हैं। कौन? जिसका वर्णन अभी किया गया है कि जिसने देश को बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, फिर जो इस भारत में वो इतने दंगे करवाए। हमारे जो देश का जो ताना बाना है, भारतीय समाज का ताना बाना जो है, उसको तार कर दिया। हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों के नाम पर तो पूरी राजनीति किया, गरीबों के लिए। लेकिन उनको सबसे अधिक छला, और उनको जो है अंग्रेज़ों के समय जो उनका नारकी जीवन था, उससे बदतर जो है नारकी जीवन या दोजख भरी जिंदगी दिया उनको। उस जीएनपीसी को अब भी जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की ओर से समर्थन मिल रहा है। अब उसी की देखा देखी कि भाई जनता की मानसिकता यह है कि भाई ऐसे लोगों को भी वोट करती है, तो फिर जो सामाजिक जितनी भी बुराई थी, जातिवाद वाली बुराई और संप्रदायवाद वाली बुराई, यानी सांप्रदायिकता की बुराई, भाषावाद की जो कट्टरता है, प्रांतवाद की जो कट्टरता है, जितनी बुराइयों, अब इन्हीं बुराइयों पर ही जो है वो राजनीति वो चलने लगी। क्योंकि ऐसी मैंने समाज को तोड़ने वाली शक्तियों को इसी से वो हौसला मिला। लेकिन अरे बहुत हो चुका। इन बुराइयों पर जो है, जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है और भी है, इन पर जो राजनीति चला रहे हैं, वोट और सत्ता की जो गोटी बिठा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और हमारी जनता को जो है वो मैंने उसी जातिवाद में, उसी वो सांप्रदायिकता में, उसी भाषावाद और प्रांतवाद के जहर में वो उसका वो शिकार बना रहे हैं और उनको फंसा रहे हैं। फंसा करके फिर अपनी वोट सत्ता की साजिश, वोट सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। तो इसमें भुक्तभोगी हमारी अवाम है। तो उसी अवाम को भारतीय अवाम ताकत दल एक करने की बात जब करा, तो जो ये जितने भी तोड़ने वाली शक्तियां हैं, अब इनको दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। तो खैर विषय कुछ और था। तो आबादी वाली बात, तो यदि आबादी हमारी 30 करोड़ की होती तो वो काफ़ी आसान था। जनता ने, हमारे देश की जनता, हमारे भारतीय अवाम या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ने राष्ट्रवाद के नाम पर और राष्ट्रवाद से मैंने प्रेरित होकर के उसी जज्बे के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को या श्री मोदी को सत्ता में बिठाया। आज ये 7 सालों से राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ कितना बड़ा छल और कितना बड़ा धोखा विश्वासघात कर रहे हैं,
उसका 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 परिदृश्य, उसका नज़ारा और जो 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 भुक्त भोग हो रहा है उसको ये देश देख रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख रहे हैं कि इतनी कायरता कि जीएनपीसी जैसी जो 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 जब वो सत्ता में थी तब भी देश के साथ वो गद्दारी कर रही थी। आज जब सत्ता में नहीं है तो वो बिल्कुल खुलेआम छाती तान करके देश के साथ दुश्मनी कर रही है और गद्दारी कर रही है। तो देश के लोगों ने इस बीजेपी को, इसे मोदी सरकार को इसलिए नहीं बनाया था, इसलिए जो उसको वोट नहीं किया था, उसको सत्ता में नहीं बिठाया था कि आप जो है जीएनपीसी जैसे, क्योंकि जीएनपीसी से ही मुक्ति के लिए जो है वो वोट दिया था और कांग्रेस मुक्त भारत का ये नारा भी लगाते थे और उस नारे पर भी जीते थे। और आज कांग्रेस मुक्त के नाम जो है कांग्रेस मुक्त के स्थान पर ये इन कांग्रेसियों को यानी इन जीएनपीसी वालों को हर तरह से ये सेवा कर रहे हैं, हर तरह से जो है वो गद्दारी करने का ये संरक्षण दे रहे हैं। कोई तर्क देता है कि साहब ये देखिए किस तरह के सब तर्क देते हैं, साहब ये लोकतंत्र है। कोई बताते हैं कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के माने क्या है? लोकतंत्र के माने होता है कि क्या लोकतंत्र के माने ये होता है कि देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों को जो है संरक्षण देना और देश के दुश्मनों के आगे कायर हो जाना, कायर। अब देखिए ये जो संविधान की प्रति फाड़ा है कोई अयोध्या वाला, यह एक घटना नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कोई छिपे तौर पर नहीं, सरेआम, वो भी जेएनयू जैसे माने नामी गिरामी शिक्षा संस्थान के प्रांगण से वो नारा दिलाया गया था। उस गद्दार कन्हैया कुमार गिरोह का इस मोदी सरकार ने क्या किया? यदि ये तर्क दे कि भाई अदालत है, लोकतंत्र है, बिल्कुल नहीं जी। सबसे यानी देश की रक्षा करना, देश के सम्मान की रक्षा करना और जो है देश के गद्दारों का समर्थन करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। मोदी जी गए थे ना पिछले साल, जब चीन के साथ जो है वो तनातनी थी, तो अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वो लद्दाख पर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। बात तो सही है। बॉर्डर पर, सीमा पर जब भी दुश्मन की सेना आक्रमण करती है या कुछ ऐसी हरकत करती है तो हमारी सेना मानती है कि उसका ये आक्रमण जो है उस सेना पर आक्रमण नहीं है, हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण है। इसी जज्बे से उसको परास्त करती है भाई कि हमारे देश और संप्रभुता तो बहुत कीमती चीज़ होती है, सर्वोच्च चीज़ होती है उसका जज्बा, संप्रभुता। तो ये जो सरेआम इसने नारा लगवाया गद्दार कन्हैया कुमार ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वह भी सीधा सीधा हमारे देश भारत की संप्रभुता पर सीधा आक्रमण था। इसलिए उसकी ये हरकत सीधे जो है मांग करती थी कि उसको सीधे जो है सेना के हवाले कर दिया जाए। और वही नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए, ये राहुल भी आया था, वो सीताराम येचुरी भी आया था, डी राजा भी आया था, ये केजरीवाल गद्दार भी आया था। इन सबों को भी सेना के हवाले जो है कर दिया जाना था या कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये कायर मोदी जो है, ये लोकतंत्र है तो ये विपक्ष है, क्या विपक्ष को देश के साथ गद्दारी करने का हक है?
मोदी जी बताएं, बीजेपी वाले बताएं, या किसी को भी देश की जनता ने चुन दी, या किसी को भी, तो देश के साथ गद्दारी करने का हक उसको मिल गया। इतनी सड़ी हुई मानसिकता जो है। और अब चैनल वाले तो इसी गद्दार राहुल को गद्दार मानते ही नहीं है। ये यानी चैनल वालों का यानी देश के साथ गद्दारी और देश के साथ देशद्रोह का गतिविधि जो है किसी भी देशभक्त के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। नेहरू की बात को एज ए टिंकरिंग माने ऊपर से कभी नहीं कहते कि ये नेहरू की जो है ये गद्दारी का परिणाम है कि देश बटा, 25 से 30 लाख लोग मरे, 3 करोड़ से ऊपर जो है वो घर उजड़े। आज जो बराबर बात होती है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी आ रहे हैं। लेकिन जरा इस चीज़ को बड़े गंभीरता से सोचिए कि यदि हमारा देश ही नहीं बटा होता, पाकिस्तान भी नहीं होता, और पाकिस्तान भी नहीं होता तो बांग्लादेश भी नहीं होता। तो ये इन सारी समस्याओं की जड़ में कौन है? वो गद्दार नेहरू है। तो उस गद्दार नेहरू का कभी भी नाम नहीं लेते हैं मीडिया वाले। ये मीडिया वाले कितने खतरनाक है, इस देश के दुश्मन हैं। हालांकि बहुत बार कहा गया न उनकी जबान खुल रही है मेरे खिलाफ, पता नहीं कोई कोई राज होगा, लेकिन बात सही है। और हमारा ही नहीं, किसी को भी जिसे भी इस मुल्क से मोहब्बत होगी, थोड़ा भी जज्बा होगा, इनकी गद्दारी जो है वो देखता होगा। जो है ये मीडिया वाले जो अपने को कहते हैं कि हम माने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, बताइए ये लोकतंत्र के तो लोकतंत्र की दुहाई ये भी देते हैं, और लोकतंत्र की दुहाई देकर के देश के साथ गद्दारी भी करते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ये बता रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी, और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इन निकम्मों कारों को जो कि देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। तो वो जो कन्हैया कुमार था, अब उसको अदालती प्रक्रिया में ये कायर मोदी और मोदी महोदय ने उसको अदालत के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उसकी 36 महीने में चार्जशीट बनाई, और उसके बाद फिर ये गद्दार, बहुत बड़ा गद्दार है ये केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल पर हम चल देंगे तो फिर ये बहुत वो लंबा हो जाएगा। अब केजरीवाल को यदि हम सिर्फ गद्दारी कहें तो काम नहीं चलेगा। केजरीवाल को दिल्ली के भारतीय भाई बहनों ने उसको मुख्यमंत्री वो बना दिया ना, और जिसमें वोटिंग हो रही थी तभी से वो भारतीय जनता दल इस केजरीवाल के खिलाफ जो है अपने दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आगाह कर रहा था। लेकिन वो मुफ्त पानी मुफ्त बिजली में के जाल में जो दिल्ली के लोग जो फंस गए, हालांकि उसके विषय में भी हम पूछताछ करते रहते हैं। तो असल बात है कि जो लोग इसका शिकार हो गए तो वो एक मन कुतर्क बहाना कि सब अरे वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो है, होता है। ये गलत तर्क है। अरे भाई इस केजरीवाल को सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों से ही वोट मिला और उसी से जीत गया, ऐसी बात तो नहीं है। वो पाश एरिया ग्रेटर कैलाश जहाँ पर कि लोगों के मकान 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ के हैं, वहाँ से भी इसी जो है मुफ्त बिजली के चक्कर में लोग इसके चक्कर में फंसे हैं, इसका शिकार हुए हैं। तो प्रश्न मानसिकता का है। प्रश्न ये नहीं कि वो प्रश्न ये नहीं कि वो ग्रेटर कैलाश में रहता है या झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ये मुफ्त खोरी तो मुफ्त के चक्कर में हम देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को हम चुन रहे हैं। यही बात जो है, और उसका खामियाजा यही देखिए। खामियाजा तो अलग बात है, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता कितनी खतरनाक है कि हम देश के गद्दारों तक को जो है इस मुफ्त खोरी के
जो आदत है, अब आदत ही वो बोली जाएगी। सुन रहे हैं? अब इस केजरीवाल का मुफ्तखोरी का जो आदत है इसकी, मैंने मुफ्त में रेवड़ी बांटने की सारी, जो गद्दार के जो है वो केजरीवाल है, इसका मुफ्त में यानी मुफ्त में रेवड़ी बांटने का इसकी आदत या उसके हौसले और बढ़ गए हैं। जाकर पंजाब में कह रहा है मुफ्त बिजली। तो यही बताना है कि हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन इस केजरीवाल को माकूल जवाब दें, और किसी को नहीं जवाब दें कि ये मुफ्त में मुफ्त खोरी का, ये मुफ्त का इसके जाल में वो हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को हरगिज़ न फंसा है। और इसका माकूल जवाब इस गद्दार केजरीवाल को मिलना चाहिए। इसकी गद्दारी की कई कहानियां हैं, कई मैंने इसके करतूतें हैं। एक तो जो है जो कन्हैया कुमार जिसने नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था। उसके पहले इसके दो नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जाकर के कश्मीर पर भारत विरोधी बयान दिया और जिस भारत विरोधी बयान का पाकिस्तान हमेशा जो है वो उसके रट लगाता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। हालांकि ये इस तरह का वक्तव्य जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो बोल के गया था, और उसी को बार बार वो हमारा दुश्मन पाकिस्तान जो है वो उसके रट लगाता है और ये कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री के उस वचन को, वक्तव्य को याद करिए। तो वो गद्दार तो खैर मैंने उसने गद्दारी किया है। अब जो उसके बाद ये नए किस्म के गद्दार जो है केजरीवाल के जो है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और ये दोनों मैंने केजरीवाल के ही संरक्षण में उस गद्दार नेहरू की गद्दारी से भी और आगे बढ़ गए। उन्होंने वक्तव्य ये दिया था कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इतना बड़ा गद्दार ये है आपका ये केजरीवाल, उसको ये बहुत दुख होता है। मैंने इस दुख का हम बयान नहीं कर सकते कि दिल्ली के लोग जो है इतने बड़े गद्दार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। और उसके चाटुकार कहते हैं कि इस केजरीवाल का बहुत नाम है। अरे भाई, जिस तरह से जिसने देश को बंटवाया उस मोहनदास करमचंद गांधी भी साथ बताया, इसके गद्दार नेहरू के साथ जो है मोहनदास करमचंद गांधी भी था। तो जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश को बंटवाया, देश को बांटने से जो है 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, और उसने विश्वासघात किया। उसने कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान बनवा भी दिया, वो जिंदा भी रहा। तो इतना बड़ा विश्वासघात करने वाले को, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाने वाले को, देश को बंटवाने वाले को, इन सबों ने, इसी जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता कहलवाया। तो सोच लीजिए ना, देश के अभिशापों को कैसे कैसे अल्फाजों से, कैसे कैसे शब्दों से ये नवाजते हैं। तो और यही नहीं, आज भी एक पत्रकारों का बहुत बड़ा समूह इस गद्दार जो राहुल गांधी है उसको प्रधानमंत्री बनाने की वो पूरा माहौल साजिश कर रहे हैं। एक है आशुतोष, वो बराबर जो है इस गद्दार राहुल के लिए कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वक्त जो है वो साजिश करता ही रहता है। ये भारतीय जनता दल ऐसे पत्रकारों से, चाहे ये आपका
मैंने ये आशुतोष हो, चाहे वो सौरभ द्विवेदी हो जो कि ललन टॉप चलाता है, क्या इसको मालूम नहीं है कि ये राहुल गांधी इस देश का कितना बड़ा गद्दार और दुश्मन है, नंबर एक। दूसरा, यह जो है रायबरेली जो बलात्कार, रायबरेली जो कांड हुआ है, ये यानी बलात्कार का आरोपी रहा है। और वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी में पकड़ा गया था, ड्रग स्मगलिंग में। तो ये आशुतोष जैसे गद्दार पत्रकार, सौरभ द्विवेदी जैसे वो गद्दार वो पत्रकार ये देश को बताए हैं कि जो ये माहौल बनाते हैं, तो क्या ये तस्कर के पक्ष में और एक बलात्कारी के पक्ष में, देश के दुश्मन के पक्ष में। इसलिए हमारी आवाम को समझना चाहिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। जो ये पत्रकार के नाम पर हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हैं, वो देश के लिए जो है वो कितना खतरा वो बने हुए हैं। लेकिन बात यहीं तक की जाए तो हमारे मुल्क के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। ये सब जो है देश विरोधी ताकतें, उनकी हरकतें मोदी जी के संरक्षण में चल रहा है, उनके तत्वावधान में चल रहा है और उनके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन में चल रहा है। तो ये गद्दारी है मोदी जी की देश के खिलाफ। तो अब आ जाइए, हालांकि अब वो पूरा बना, तो वो जो गद्दार जो था, मैंने कन्हैया कुमार गिरोह, वो इस तरह का नारा लगाया, मोदी जी ने उसको अदालती प्रक्रिया में उलझाया। फिर जब चार्जशीट बनी 36 महीने में, तो फिर 8-9 महीने लेकर के फाइल पर ही बैठ गया ये गद्दार केजरीवाल। और वो जमानत पर वो घूम रहा पूरा, वो कन्हैया कुमार, और देश विरोधी उसकी हरकत बिल्कुल जारी है। वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देश के साथ गद्दारी का मौका दे रहे हैं हमारे मोदी जी उसको। अब इसीलिए जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं। वाम दलों से भी हैं, एनपीसी से तो हैं ही, अब जो कन्हैया कुमार भी है, और जो कभी कभी वो कमलनाथ भी बोलता है। कमलनाथ जो है चीन के पक्ष में बोलेगा कि कोरोना जो है वो चीन से नहीं, वो भारत ने पैदा किया। ये पूरा विश्व कह रहा है कि भाई कोरोना जो है यह चीन का एक जैविक हथियार है, और जिसका शिकार वो भारत के साथ अन्य देश हुए हैं। लेकिन यहाँ के देश के गद्दार कमलनाथ जैसे कह रहे हैं, वो अपने ही देश को जो है वो जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं। तो अब इन गद्दारों को देश के बाहर निकालने के बजाय निंदा कर देंगे, FIR कर देंगे। अरे इतनी मोटी खाल वालों को ये FIR और निंदा से काम चलेगा? देशभक्ति ये कहती है, मुल्क परस्ती ये कहती है, और यदि मुल्क से मोहब्बत है तो उसका जज्बा ये कहता है कि इन सारे गद्दारों को देश के बाहर आप देश के बाहर निकालिए, और देश के बाहर निकालने की ज़रूरत है। अब तो कन्हैया कुमार इसके बाद वो उसी गद्दार कन्हैया कुमार से इन गद्दार टीवी चैनल वालों ने टॉक शो चलवाया। जरा इनकी हिम्मत तो देखे ना, इन गद्दार चैनलों की, गद्दार टीवी चैनलों की जो है, इनकी हिम्मत देखिए कि उसी गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चल रहा। और बात वहीं तक उनकी धृष्टता की नहीं रही, बात यहाँ तक है कि वो जो टॉक शो चलवाया, जो किशोर अजवानी इसका है, वो न्यूज़ 18 इंडिया का, जो कि 100 बात की एक बात, एक प्रोग्राम आता है 9 बजे न्यूज़ 18 इंडिया में। वो ये कह रहा है कि भाई यदि किसी ने ये कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज़ होने वाली बात कर। अब उसकी मानसिकता को आप लोग क्या कहेंगे?
जो ये कहा कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसमें मैं कोई कह ही दिया तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन है? ये गद्दार मैंने कई बार बोला है न। अब वो कहाँ बिल में छुपा हुआ है वो ये किशोर अजवानी और हमने तो या यूट्यूब के माध्यम से उस जो मुकेश अंबानी का साथ ये चैनल है कि मुकेश अंबानी महोदय कभी आपसे मुलाकात होगी और ये इस यूट्यूब का संदेश वो जाएगा कि इस गद्दार जो है, देश का गद्दार है ये किशोर अजवानी, जिसने ये कहा कि भाई इसने उस टॉक शो में ये कहा था कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत के टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? भारतीय जनता दल ने और या मैंने इस यूट्यूब के माध्यम से कई बार उसे पूछा था कि अरे गद्दार किशोर अजवानी, तू ये बता कि तुम्हारे सामने कोई बददिमाग सरफिरा किस्म का कोई इस तरह का कोई तत्व हो और वो तुम्हारी माँ बहन की गाली जो है देना शुरू कर दे, तो बिल्कुल ईमानदारी से बता कि तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं, तुम्हारे मन में उबाल आएगा कि नहीं, तुम्हारा खून खोलेगा कि नहीं? जरूर खोलेगा। और जबकि गाली देने वाला वो कुछ भी तुम्हारे परिवार के साथ वो तुम्हारे परिवार के साथ वो कुछ कर नहीं रहा है, न तुम्हारी माँ के साथ न तुम्हारी बहन के साथ। हालांकि ये शब्दों को करने में भी हमको बहुत संकोच होता है, लेकिन जिस तरह की करतूत वो किया है वो किशोर अजवानी बोलना पड़ रहा है, ये मेरी वो मजबूरी है, व्यवस्था है। तो उसको जब उसकी अपनी खुद की यानी माँ बहन की गाली कोई देगा, जबकि गाली देने वाला कोई कुछ करता नहीं है, तब तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन वही देश के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उस पर कह रहा है कि इसमें जो है वो नाराज होने वाली बात कौन सी है? तो हमेशा ये इस तरह की गिरी हुई मानसिकता और ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, यानी दोहरे मानदंड की बात नहीं है कि व्यक्तिगत के मामले में कुछ और देश के मामले में कुछ और। कितनी गिरी हुई मानसिकता है कि व्यक्तिगत मामलों में हम संजीद हों और देश का कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मीडिया का जो है चरित्र समझने की जरूरत है, जो कि अपने को यह भी कहता है कि हम लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, लोकतंत्र का प्रतिनिधि ये भी है। देख लीजिए ये कितना बड़ा गद्दार है। ये राहुल गांधी भी कहेगा कि हम भी लोकतंत्र के प्रतिनिधि, हमको जनता चुनती है, तो जनता चुनती है, इसलिए हमको देश के खिलाफ गद्दारी करने का वो हक मिल गया। तो उसी सिलसिले में अब चूँकि ये एपिसोड लंबा हो जाएगा, वो जो संविधान की प्रतिफला है वह भी हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान किया है। और सवाल इस बात के, जितने भी इस देश का अपमान करने वाले हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले हैं, देशभक्ति ये कहती है, मुल्क परस्ती ये कहते हैं कि इनको बिल्कुल देश के बाहर निकाल देना चाहिए। जनता उसको चुनती है चाहे नहीं। ये राहुल गांधी को और जितने भी राहुल गांधी है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, जितने भी देश के खिलाफ बोलने वाले हैं और जितने कश्मीरी वाले हैं देशद्रोही, सबको देश के बाहर निकाल देना चाहिए। और जो भी संविधान का भी अपमान करता है, ये निंदा करने से काम नहीं चलता है कि निंदा कर दिया और FIR कर दिया। देश के बाहर जो है उनको खदेड़ देना चाहिए। अब आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा कि ये पत्रकार जो है, ये संविधान की जो धारा है, मौलिक अधिकार की धारा 19(1)(a), जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये अभिव्यक्ति की यानी स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिया हुआ है, उसी मौलिक अधिकार के तहत जो है पूरा मीडिया का बिजनेस चलता है। लेकिन इसके इन समूह की जो हरकतें हैं, करतूतें हैं, इनके जो कारनामे हैं, हमेशा संविधान के विरुद्ध होते हैं। इसके पत्रकार अब पता नहीं, इन समूह के सेंस भी नहीं है बराबर। ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है,
इन 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 इनका इनका मुंह कोई काला नहीं करता है कि तुम ये कहते हुए तो तुमको शर्म नहीं आती है कि जब देश के संविधान के इस धारा के आधार पर तुम्हारा बिजनेस चलता है और तुम अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हो, और संविधान कहता है कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ये ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, ये बंगाली तमिल नहीं है, ये सिर्फ भारतीय है। लेकिन तब भी तुम संविधान की भावनाओं के विपरीत, हमारे अमर शहीद यानी जो है क्रांतिकारियों की भावना के विपरीत, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है, तो ये ठाकुर है तो ये पासी है, तो ये यादव कुर्मी है। और उसी में ये पत्रकार जाके पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो किसको वोट करेंगे, आप मुस्लिम हैं तो किसको वोट करेंगे। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने कहा कि भारतीय जनता दल के जब भी वक्त आएगा तो और भी तो आवाम की खिदमत के लिए सोचेगा, करेगा ही, लेकिन इन सारे पत्रकारों को, मीडिया को, जो अपने देशवासियों को भारतीय नहीं मानते हैं और भारतीय के रूप में संबोधित नहीं करते हैं, उन पर सब देशद्रोह का मुकदमा भी चलाएगा और इनको पंग भी करेगा, इनके सारे साधनों को जब्त करेगा। यह किसी भी किसी भी मुल्क परस्त को ये बर्दाश्त नहीं है। इस तरह की गद्दारी जो है वो मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, और उसी प्रकार जितने भी ये राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, विखंडन वो पैदा करके, जातिवाद पैदा करके, ध्रुवीकरण पैदा करके। अब ये बीजेपी क्या है, बीजेपी के जितने भी वो सालार हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा करना है, हिंदू सनातन की रक्षा करनी है। बताइए, अब राष्ट्र पीछे छूट गया, अवाम पीछे छूट गया, यानी राष्ट्र को, इस देश को क्या ज़रूरत है, देश को मजबूत करना है कि नहीं करना है, इसकी बात नहीं, हिंदुत्व की रक्षा करना। और इन्हीं के देखा देखी असदुद्दीन ओवैसी जैसे तत्वों की गिरोह की पैदाइश होती है और वो अपना पाँव जो है वो जमाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, फिर PFI आती है, फिर सिमी आता है, फिर SDPI आता है, तमाम जो है कट्टरवादी तत्वों को मौका मिलता है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल तो अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है, करता रहेगा, समझाता रहेगा, आप लोग एक होइए, सारी बाधाओं को दूर करिए और इन देश विरोधी ताकतों कि मन की भ्रांति भी तोड़ दीजिए। अभी भी भ्रांति है उनके मन में कि अभी भी हम जातिवाद के नाम पर अपनी आवाम को फंसा देंगे, उनको शिकार बना देंगे। अभी भी उनको विश्वास है कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम अपने भारतीय भाई बहनों को शिकार बना देंगे, भाषावाद के नाम पर शिकार बना देंगे और प्रांतवाद के नाम पर शिकार बना देंगे, ये उनको विश्वास है। लेकिन अब उनके इस विश्वास को तोड़िए, अब उसको तोड़ने का वक्त आ गया है। भारतीयता के नाम पर एक होइए और मतपेटी पर इनको शिकस्त देना है, नस्त में नाबूद करना है, जड़ से उखाड़ना है। और किस प्रकार, जिस प्रकार हमारे परम वो राजभक्त और दूरदर्शी और बहुत बड़े जो है वो कूटनीति के जानकार, बहुत बड़े दार्शनिक हमारे चाणक्य जी ने जो है कुश को जड़ से समाप्त किया था, कुश की जड़ में मट्ठा डालकर बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। इसलिए इनको भी हमेशा के समाप्त करने के लिए मतपेटी की चोट, इसके अलावा इनको और चोट लगती ही नहीं, इनको समाप्त करने का मन बनाइए। यही एक उपाय रह गया है, वो सबसे कारगर उपाय है। लेकिन उस उपाय को माने इनइफेक्टिव बनाने के लिए, उस उपाय को नाकाम करने के लिए ये जातिवाद का, संप्रदायवाद का, भाषावाद का, यानी जितने भी यानी वो विघटनकारी ये इनकी साजिशों चलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। अब उन मंसूबों को ध्वस्त करने का वक्त आ गया है, एकता के द्वारा, भारतीय एकता के द्वारा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।